बातों बातों में जो हमारी संगत है उसमें हम बात करते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने कीर्तिमान रचे हैं, जिन्होंने कुछ नया करने की ठानी और नया करके ही माने। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं राम सहाय जी हर्ष। राम सहाय जी हर्ष अभिनय की चलती फिरती पाठशाला है। आप कभी भी उनसे अभिनय के बारे में पूछ सकते हैं और फिर आप उनके साथ अभिनय की गहराइयों में डूबते ही जाते हैं। कहने को राम साई जी हर्ष एक रंगकर्मी हैं, रंग निर्देशक हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने खूब सारे काम किए हैं। चाहे बैक स्टेज का काम हो, चाहे फिल्मों में आपके चरित्र अभिनेता के रूप में, खलनायक के रूप में, या कैमरे के पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें राम साई जी ने महारत हासिल की है। आज हम जब बात करेंगे राम साई जी से तो उन्हीं सभी विषयों पे बात करेंगे कि कैसे बीकानेर का एक सामान्य से परिवार में पला बसा व्यक्ति दिल्ली के रास्ते से मुंबई जाता है और बड़े बड़े अभिनेताओं के बीच में न सिर्फ अपनी आवाज़ के बल पर बल्कि अभिनय के बल पे भी पहचान पाता है। और जब जिस दिन वो बीकानेर आने का फैसला करता है तो उसे रोकने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम साहब एक बार अपने फैसले पे पुनर्विचार जरूर कर लिया। तो स्वागत है एक ऐसी ही शख्सियत जिनका नाम है राम साई हर्ष। राम साई जी, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। ये बीकानेर और बीकानेर से जुड़े सारे लोग तो आपको जानते ही हैं, और 90 के दशक में चाहे वो आशुतोष राणा हो, चाहे वीरेंद्र राजदान जिन्होंने महाभारत में विदुर की भूमिका निभाई थी वो हो, राज किरण जो अभी कहीं गुमशुदा हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरी जो एक पीढ़ी है उस समय की वो राम साई जी को बहुत अच्छे से जानती है। हम सबसे पहले वहीं से शुरू करना चाहेंगे कि कौन सा वो सफ़र था कि आपने हजार घोड़ों का सवार एक सीरियल किया और उसके बाद में एक छलांग दिल्ली की तरफ दी और दिल्ली से सीधे मुंबई आ गए। इस पूरे एपिसोड में सबसे पहले हम यहीं से जानना चाहेंगे, उस राम साई हर्ष को समझना चाहेंगे। अब कहाँ से शुरू करूं? बीकानेर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, जी इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? जी दरअसल में कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि एक स्थिति तो ये थी कि बहुत स्पष्ट शब्द में कहूं तो खुद को ख़त्म कर लूं, नहीं, लेकिन नहीं, लगे तो हारना हो जाएगा। जी। इससे अच्छा है कि कहीं दूर चला जाए। हम्म, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के हम्म, बस यहाँ का रंगमंच छोड़ा। जी। मैं उस समय बीएड भी कर रहा था, अच्छा। वो भी छोड़ी, और लाइब्रेरी साइंस का कोर्स भी चल रहा था, हाँ। वो भी छोड़ा। भाई नाराज़, सब नाराज़, लेकिन कुछ और था जो मैं किसी से कह नहीं सकता था। जी और या तो इधर से कहा कि मैं अपने आप को दी एंड कर लूँ, या ये लड़ाई लड़ूँ मैं। इसलिए मैं और वो कीर्तिमान हासिल करूं जिसके लिए मैं बना हूं। बस कुछ करना था, जी। और मैं भूलना चाहता था बीकानेर को। बीकानेर को भूलना चाह रहा था। बहुत कठिन था, निकल गया। मेरे जो प्रोड्यूसर थे यादराम जी व्यास, जी उनके साथ बीकानेर में मैंने 2 सीरियल किए थे, हजार घोड़ों का सवार और भूमिपुत्र। भूमिपुत्र। तो वो मेरे काम से या मेरा व्यवहार पता नहीं कुछ अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा था कि जब भी हो तू मेरे पास आना, अगर मुंबई जाना है, काम करना हो, तो केवल आपको ये मैं अवसर देता हूँ। जी बीकानेर में बहुत लोगों ने काम किया था, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैं दिल्ली गया, उस समय भूमिपुत्र की एडिटिंग चल रही थी और सिपाही की डायरी सीरियल वो शुरू करने वाले थे, उसका ऑडिशन भी होने वाला था। तो पहले मैं एडिटिंग टेबल पर बैठा देखता रहा कि एडिटिंग होती कैसी है, ये चीज़ें जानी। और जो आर्टिस्टों की कमियां होती, मैं विशेषकर जो बीकानेर में काम करने वाले जो कलाकार थे, मैं भी था उनमें, कि हम क्यों हड़बड़ी कर रहे हैं, कैमरा क्या चाह रहा है। जब एडिटिंग पर बैठते तब पता चलता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। जी तो वो एडिटिंग टेबल हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब सिपाही की डायरी का नंबर आया, ऑडिशन देना था मुझे,
तो वहाँ भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि कोई नहीं चाह रहा था कि मैं जो करेक्टर मुझे मिला, जिसके लिए आपका चयन हुआ है। चयन हुआ, वो मुझे ना मिले, ऐसा भी कुछ प्रयास हुआ। लेकिन मैं सब ऊपर वाले पर छोड़ देता हूँ, मेहनत करता हूँ। उस समय डायरेक्टर, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, एनएसडी के थे वो। अच्छा। तो उन्होंने परफॉर्मेंस देखी कि नहीं, कांस्टेबल धोदरे था, हम्म, वो आप हैं। थैंक यू सर। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर देश के बहुत से शहर, एमपी भी गए, पंजाब भी गए, राजस्थान में जैसलमेर, फिर कश्मीर, जम्मू, वहाँ उसको शूट किया। बहुत अच्छा अनुभव रहा। पहली बार घर से निकला शूटिंग को लेकर। जी जी जी। पहली बार लोगों ने ऑटोग्राफ लिया तो थोड़ा अजीब सा भी लगा मुझे कि मैं इस योग्य हूँ। लोगों को क्या पता मैं कौन हूँ, वो मैं कैमरे के सामने हूँ तो मैं हीरो हूँ। जी जी। तो ये भी मैंने महसूस किया। फिर मैं उनके साथ बॉम्बे चला गया। एक टेलीफिल्म थी, एड्स पर बनने वाली थी। तो मैं सेकंड टाइम वापस गया था। मैं दिल्ली था, दिल्ली से वापस बॉम्बे गया। क्या नहीं, वो तो यार कास्ट हो गए, तू चल बैक में काम कर, एज ए असिस्टेंट काम कर। असिस्टेंट काम कर। ठीक है, और नहीं तो कास्टिंग पर काम करना है। ठीक है। तो ऊपर वाले की ये मेहरबानी होती कास्टिंग पे काम क्या होता है? है, आर्टिस्टों का चयन करना। चयन करना, मतलब ये महत्वपूर्ण काम था। ये महत्वपूर्ण काम था और अच्छा अच्छा काम, अनुभव रहा। और उस चयन के दौरान मुझे भी पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ। जी जी जी। उसमें भी एक रोल निकल गया। तो उस सीरियल में मैंने काम किया। वहाँ जो कैमरा मैन थे, उनसे मैंने पूछा, ये जो आप ये बनाते हो, ये क्या है और फ्रेम क्या होता है? मैं फिर कहता हूँ, ये ईश्वर की कृपा थी मुझ पर कि उन्होंने एक सेकंड में मुझे बताया। दोनों तरफ ये इधर, ये एक फ्रेम बन गया, अब इधर आओ, ये दूसरा फ्रेम बन गया, जगह एक ही है। मैं कहा एक ही जगह, एक ही जगह को हम दो अलग अलग फ्रेम में यूज कर सकते हैं। जी। इतना बस मेरे लिए वो गुरु ज्ञान इतना ही था। जी। इसके बाद मेरा फिल्म देखने का नज़रिया बदल गया कि फिल्म कैसे बन रही है, कैसे इंटरकटिंग होती है, कैसे शॉट लेते हैं, वो सारा देखने का नज़रिया बदल गया। आज भी मेरा ध्यान फिल्म की स्क्रिप्ट पर थोड़ा बाद में जाता है, मेकिंग पे जाता है कि क्या बन रही है, उसने ये लाइटिंग दी है तो क्यों दी है, जी ये फ्रेम बनाया तो क्यों बनाया, और ये कंटेंट क्या चल रहा है। जी। भाई जी आप क्लोज आप ले रहे हो तो ये क्या है कंटेंट जी आपका, जी जी। वाइड एंगल गया है तो क्यों गया वाइड एंगल। तो ये सब चीज़ें सोचते सोचते मैं भी डायरेक्टर बन गया। जी। बहुत से मैंने एल्बम किए हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्में तो डॉक्यूमेंट्रीज की हैं। लगभग 150 से ज़्यादा हो चुकी है जी मेरी। जी जी जी। और ये सिलसिला वहीं से मैंने सीखा। वहीं पर मैंने वॉइस ओवर का काम भी जी किया था। जी जी। तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहा, लोग मिलते रहे, अच्छे लोग मिले मुझे। ये मेरे लिए ईश्वर की कृपा थी। और अपने आप को बांध के रखा कि भटकना नहीं है। हाँ, मुंबई में जाने पर ये रिस्क होता है। हरी जी, वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं, यहाँ जो भी आता है, समंदर का पानी एक बार आपको उछाल के बाहर फेंकता है, आप संभल जाओगे तो ठीक, नहीं तो बाहर। और ऐसा होता भी है। जी। अब वो बाहर फेंकने का मतलब है आपको, आपके अंदर ऐसी ऐसी वो चीज़ें प्रस्तुत करेगा। आपके सामने लड़कियां भी आएगी, आपके सामने शराब भी आएगी, बिल्कुल ऐसी असंगतियां, बिल्कुल विसंगतियां बोलते हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल। विसंगतियां बहुत सी आएगी। आप किसकी गिरफ्त में आते हो, जी। और आप अपना लक्ष्य कैसे भूलते हो? और वो लक्ष्य भुलाने के लिए होती है जी, ये चीजें। जी। ये सारी चीजें भटकन जो है ना, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, जैसे पढ़ने बैठे, मम्मी कहेगी बेटा, तो आप उनको नहीं मैं अभी पढ़ रहा हूँ, जी जी। तब तो वो कहेगी नहीं इसको बैठने दो। अब उसका मन चंचल है तो वो हाँ मम्मी आया अभी चला गया। तो ऐसे ही वहाँ होता है। अगर आपका निश्चय दृढ़ है कि मुझे काम करना है, मैं शराब नहीं पीता, मैं बियर बार में भी जाता था मित्रों के साथ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीता था, ठीक है, कारण मुझे मित्रों का साथ निभाना है। जी लेकिन मुझे अपने संस्कार नहीं भूलने। मेरा लक्ष्य क्या है, जी जी। है ना। दूसरा, एक जो भी आदमी यहाँ से जा रहा है, कर रहा है, कि आप कहीं भी जाओ, किसी क्षेत्र में जाओ, अपने माँ बाप की जो नाक है ना, केवल उसका ध्यान रखो, आपको काम मिलेगा, आप सफल भी होंगे, ये मेरा दावा है। जी। और बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ,
बाप और माँ की ये जो नाक है ना, नाक का मतलब आप समझते हैं कि बिल्कुल, इज्जत है, इज्जत उनका आप ख्याल रखोगे तो आप कहीं फ्लॉप नहीं होंगे। जी। और मैं फ्लॉप हुआ, हम्म, इसके बावजूद भी मैं फ्लॉप हुआ, मैं वापस घर आ गया, लेकिन मैं इस फ्लॉप से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया था। 10 साल पीछे भी आए हूँ हरीश जी जी। जी जी। ये जो आप फ्लॉप होने की बात कह रहे हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके वो एक ग्लैमर था मुंबई का, वो सिल्वर सिल्वर स्क्रीन का, वो माया नगरी का, और वहां पर जाकर के आपने अपने आप को अनफिट पाया? आपको लगेगा कि यहाँ पे जिस तरह की चीजें हो रही है, यहाँ पे फिट रहने के लिए, यहाँ पे एक्टिव रहने के लिए जो करना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, वो आप शायद कर नहीं पाएंगे, और इस वजह से शायद आपने बैक किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शराब, लड़कियां, ये सब्जेक्ट रहता वहाँ का। जी। लेकिन हाँ, मुझे लोग कहते थे तू शराब नहीं पिएगा, पार्टी नहीं देगा, पार्टी में नहीं जाएगा, काम नहीं मिलेगा तेरे को। तो मैं एक ही बात कहता था, हम लोग 4 भाई हैं, और 4 भाई है, उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा है रोटी हम डालेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए मैं इस बात की तो चिंता करता ही नहीं था कि मैं भूखे मरूंगा, जी जी। है ना। मेरे भाई थे मेरे साथ में, तो इस बात की मैंने कभी चिंता की नहीं। और उन्हीं भाइयों के संस्कार, उन्हीं माँ बाप, मेरे परिवार के, मेरे मित्रों के जो संस्कार थे, इस वजह से मैं भटका नहीं हूँ। और भी ऐसी ऐसी बातें हुई जो मैं ऑन ईयर, ऑन कैमरा कह नहीं सकता। मैं वहाँ से भी बाहर निकल के आया हूँ। मैं अड़ा रहा कि नहीं, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। अब आपको एक घटना बता रहा हूँ कि क्यों वापस पीछे आया। मैं और आशुतोष जी और राजकिरण जी जयपुर में एक कोई फिल्म कर रहे थे। आशुतोष जी मेरी बहुत इज्जत करते थे उस समय, कारण मैं कास्टिंग भी करता था। जी। उनसे जस्ट पहले 2 सीरियल मैं जयपुर में कर चुका था, उसमें एज ए एक्टर भी काम किया मैंने और कास्टिंग का भी काम किया था। एक जूही परमार बहुत चर्चित चर्चित अभिनेत्री थी, अभिनेत्री है। वो भी हमारे साथ थी, उसको कास्ट भी मैंने किया। अब शायद हो सकता है वो सुने तो उसको लगेगा कि ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, कौन है राम नहीं, साहब, आज के डेट ऐसा। में जूही परमार सेलिब्रिटी है। बहुत सेलिब्रिटी है, बिल्कुल मानता हूँ मैं। और वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ, ऐसे बहुत से आर्टिस्ट आए और आज अच्छे खासे चल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, उनको देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ कि आज उन्होंने तरक्की की है। उस तरक्की के पीछे उनके संस्कार छुपे, उनकी जी मेहनत छुपी है, जी। और उनका जो डेडिकेशन था, समर्पित जो भाव थे, वो ही उनको आगे तक ले गए। और जूही को अगर मैं कहूँ तो देखो, अपना काम धाम करके, अच्छा सा काम करके वापस जयपुर आ गई, जी जी। है ना। बिल्कुल। और बहुत सलीके से काम किया उसने। तो ऐसे अगर आर्टिस्ट इंडस्ट्री में काम करेंगे ना, तो वो कभी फ्लॉप होंगे नहीं। नहीं। तो आशुतोष जी, जब मेरा पैकअप हो गया तो मैं निकलने लगा था, और उससे जस्ट एक दिन पहले उनकी फिल्म थी दुश्मन, वो रिलीज हुई थी। वो मेरे साथ ही थे। आशुतोष जी के शब्द थे, अब मैं हीरो बन गया हूँ राम साहब, अब मैं हीरो बन गया हूँ। मतलब मेरी इतनी फिल्म, अंतरंगता थी आप दोनों हाँ, के बीच कि में। मैं अब, मेरी फिल्म सुपर हिट हो गई है, जी। अब मैं हीरो बन गया हूँ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, राम साहब बॉम्बे चल, क्या साथ काम करेंगे। क्या मैं कहा, बिल्कुल सर, अब चिंता मत करना, अब अपनी खूब चलेगी। मैं कहा, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे सर, काम करेंगे। फिर निकिता जी की एंट्री हो गई। मैं बीकानेर आ गया। नहीं, निकिता जी के बारे में बताएं। निकिता जी अभी तक जूही परमार की तरह एक सेलिब्रिटी नाम है। निकिता जी कौन? निकिता जी, जिनसे निकिता जी हमारे भाभी जी, रामशाही जी की धर्मपत्नी, जिनके साथ इनकी शादी हुई, उनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यू। हाँ, ये जो शादी थी, उसे मैं यही कहूँ कि लाडरा ब्याह हुआ। तो उसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। बहुत नुकसान हुआ रतीश जी, बहुत नुकसान हुआ। 10 साल पीछे आया, लेकिन इस नुकसान का मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं। जी जी। कहते हैं ना कि जब एक अच्छी चीज मिल जाती है तो करोड़ों रुपए खराब भी हो जाए, अरबों रुपए का नुकसान भी हो जाए ना, एक शांति, सुकून, जिंदगी जब अच्छी मिल जाए ना, तो ये सब बेकार है बेशक। है ना। तो उस जो मुझे सुकून मिला, और अच्छी घरवाली मिल गई, जिसने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, जो है
वो बहुत बढ़िया है। जी जी बिल्कुल। मुझे कभी निराश होने नहीं दिया। तो इसलिए अगर मैं रोना चाहूँ तो मैं रो भी सकता हूँ कि मैं आशुतोष राणा के साथ काम करना चाह रहा था, वीरेंद्र राजदान, बच्चन साहब का भी एक था एपिसोड, कोई फिल्म थी उसमें भी मैं काम करने वाला था, सब कुछ फाइनल था, लेकिन इसका मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। जी जी मैंने वहाँ पर वॉइस ओवर का भी बहुत काम किया। वीरेंद्र राजदान साहब जो महाभारत में विदुर थे, विदुर की भूमिका में। उन्होंने मुझे वॉइस ओवर का काम खूब दिलवाया। फिर ये भी कहा कि जब भी उनका ये जो महाभारत बनाई थी ना चोपड़ा साहब ने, बी आर चोपड़ा जी। उनका कोई सीरियल शुरू होने वाला था जी। कि इस बार शुरू होती, हर हम साथ काम करेंगे। हम्म, इवन पप्पू वर्मा साहब फाइट डायरेक्टर हम्म। थे और एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। हरी जी, आपको ताज्जुब होगा, पप्पू वर्मा साहब, राज किरण जी और वीरेंद्र राजदान, जुहू में मैं रहता था, वहाँ वो घर आते, मुझे लेकर जाते, अपने प्रोड्यूसर जो भी निर्माता थे उनसे मिलवा कर लाते थे और वापस घर छोड़ते थे। क्या बात है। मैं क्या हूँ उनके सामने, मैं जीरो हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उनका बड़पन था। उन सब ने, ये जरूर है कि उन सब ने मेरा काम देखा था। मैं यही कह पप्पू रहा जो था वर्मा आपको। जी के साथ मैंने एक सीरियल किया था, तो उनका काम उनको शायद अच्छा लगा, और वॉइस ओवर को लेकर मैंने वीरेंद्र जी के साथ काम किया। तो वीरेंद्र जी तो अक्सर शाम को मेरे साथ मेरे घर ही आते। मैं दाल डेली बनाता था, ठीक है। वो दाल खाने के लिए आते थे। क्या बात ये उनका बड़पन था, हालांकि उनके लिए क्या क्या कमी थी पकवानों की, लेकिन वो ये एहसास करवाने के लिए कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, जी जी। तू मेरा भाई है छोटा, केवल इसलिए। पता नहीं दाल कैसे बनती थी, लेकिन वो ज़रूर खाने आते थे। जुहू में होते थे तो वो मेरे पास 100% आते, और ऐसा ही राज किरण सर भी करते थे। बिल्कुल। तो ये प्यार मुझे खूब मिला। इंडस्ट्री की यादें बहुत है, लेकिन कहते हैं कि देखो, रोना चाहते हो तो बहाने बहुत है, जी लेकिन रोने से ज़िंदगी नहीं जी कटती, जी बिल्कुल। है ना। रोने से ज़िंदगी नहीं कटती, ज़िंदगी कटती है कुछ करने से, है ना। इसलिए इन सब बातों को भूल के आगे क्या करना है मुझे, मैं उसके लिए प्रयास करूँ ना। बिल्कुल। आपने जैसा कि कहा कि राज किरण जी, वीरेंद्र राजदान जी, इवन कि आशुतोष राणा जी ने जिस तरह की अनुभूतियां आपने संजोई हैं, हाँ, ऐसे बहुत से कलाकार थे। लेकिन एक कलाकार बड़ा नाम जिसने आपको रिकॉग्नाइज किया आपकी आवाज को सुन करके, और वो थे ओमपुरी। जी जी। वो क्या था। मैं एक कोई वॉइस ओवर कर रहा था पहले, सीरियल से पहले रिकेप आते थे, जी, पिछले एपिसोड में आपने देखा और अब देखिए आगे। तो वो कुछ कर रहा था, ओम पुरी जी उस समय आए थे, उन्होंने सुना, सुनते का रेडियो से हो क्या, हाँ। आकाशवाणी से हो। मैं क्या, हाँ सर, तो लगे रहो लगे रहो, आप लोग ये बेहतर करते हो। रेडियो का आपकी जिंदगी में बड़ा एक योगदान रहा, बीकानेर से शुरू करके और वापस आज भी आपके साथ रेडियो जुड़ा हुआ है। रेडियो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जी इससे पहले सिखाने की जो बात है, तो मैं एक छोटी सी बात और कहना हाँ हाँ चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब इंडस्ट्री पहुंचा, बॉम्बे पहुंचा था, तो सबसे पहले मुझे 2 रीजनल फिल्में मिली थी, अच्छा। राकेश जी नाहटा की, हम्म, और उसमें नीलू थी और एक अभिषेक जी थे जो गुजरात के थे। लाछा गुजरी। लाछा गुजरी और छमक छल्लो, जी, दो जी, फिल्में थी मुझे। इसमें रोल आपका नेगेटिव रोल था, नेगेटिव रोल था, ठीक है। नेगेटिव रोल था। और अभिषेक जी जो थे आर्टिस्ट, जी। वो गुजरात के अपने समय के बच्चन साहब थे वहाँ के। क्या बात है। फिर उनके साथ कुछ दुर्घटना घटी और आंखें उनकी थोड़ी ख़राब हो गई। उसके बाद वापस जब बैक होके आए तो वो मेरे साथ क्षमा, मैं उनके साथ काम कर रहा था। ठीक है। तो हम लोग उदयपुर आए शूट के लिए, तो मैं बिल्कुल सबसे मिला जुला, कौन है कौन नहीं है, और बिल्कुल समर्पित भाव से सबसे मिला। नीलू से भी मिला पहली बार वहाँ पर। तो मैं नीलू के सामने जाके झुक के बैठ गया, सीधे कहूँ तो मैं उनके कदमों में बैठ गया जाके। जी मैंने उनसे इतना ही कहा, देखिए मैंने थिएटर बहुत किया है, लेकिन ये कैमरा मेरे लिए बिल्कुल नया है, मुझे कुछ भी नहीं आता इस बारे में, जी। तो इसलिए मुझे संभाल लेना, जहाँ लगे आप तो मुझे थोड़ा गाइड करना। क्या नीलू मुझे देखती रही, कैसे बहुत कम आते हैं,
बेशक। मैंने कहा मैडम जो नहीं आते वो पाते भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कैमरे को कैसे फेस करना है, नीलू और अभिषेक दोनों ने, जी, दोनों जी। से मेरी चर्चा हुई, दोनों के चरणों में झुक गया था मैं। अब मैं इसे गलत भी नहीं मानता हूँ, जी। मुझे कुछ लेना है उनसे तो मुझे झुकना चाहिए, कला यही विनम्रता सिखाती है है। ना। मैं थिएटर में मैंने बहुत किया, लेकिन ये दुनिया अलग है, कैमरा फेस करना बिल्कुल अलग है। वहाँ आप स्टेज पे जो बोल रहे हो और कैमरे के सामने जो बोल रहे हो ना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। जी। तो उन्होंने मुझे एक एक छोटी छोटी चीज़, कैमरे को कैसे चीट करना है, लाइट कैसे लेनी है, जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है शूट में। तो ये दोनों चीज़ें नीलू ने और अभिषेक जी ने जी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जी। फिर एक हास्यास्पद घटना ये हुई कि एक सीन था जिसमें नीलू को, मैं और एक मेरा साथी और था, दोनों हम जो मुख्य विलेन था उनके चेले थे। तो उसको कैमरे के सामने फेंकना था, सेकंड कट में वो विलेन के पैरों में जाकर गिरती है। तो हम दोनों ने उसको इस तरह से फेंका कि वो बेचारी संभलती संभलती, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये जोश था उस समय, ठीक है। तो मेरे पास आई, उसके पास नहीं गई। जो मेरा साथी था, हर्ष तू थिएटर का आदमी है, ऐसा थोड़ी होता है। फिर मैंने कान पकड़ ली, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैडम ये गलती हो गई, हम एक्ट कर रहे हैं, हम अभिनय कर रहे हैं, लेकिन संजीदा कर रहे हैं, ये हमें एहसास कराना है। मैं मैडम अब गलती नहीं होगी कभी, जी, जी। कि इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। जी। तो एक बहुत बड़ी घटना थी कि हम मार पीट सब कुछ करते हैं, दिखाना में ये पड़ता है कि हम वास्तव में कर रहे हैं, लेकिन वो होता अभिनय है। अभिनय तो है। उन्होंने कहा अभिनय करो, जी। रियल में मत करो, रियल में वो मत जोश मत रखो, इतना जोश दिखाओ लेकिन होना नहीं चाहिए। तो ये जो सीख नीलू जी ने दी उस समय, ये मेरे आज भी काम आ रही है, जी, जी, जी। और रंगमंच में भी काम आ रही है उनकी। मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा, जो लाइट की बात उन्होंने कही थी, मैं यहाँ जब थिएटर में देखता हूँ, डायलॉग बोल रहे हैं, पीछे आगे जो आर्टिस्ट है उसने उसकी लाइट काट दी, उसका चेहरा अंधेरे में तो पड़ा है, उसे परवाह ही नहीं है। तो ये चीज़ अब मुझे अखरती कि देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि लाइट लेनी पड़ती है। जी, जी। सामने जो एक्टर, जो समझदार एक्टर होगा तो वो समझ जाएगा, देखो पीछे मेरे जो खड़ा है उस पर लाइट कट रही होगी, वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। जी, जी, जी। लेकिन नहीं पता चलता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अंधेरे में हो। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाती है। बस सीखने वाला चाहिए, जब आप झुकोगे तो ये अनमोल रत्न है ना, ये अनमोल ज्ञान मिलेगा आपको। आपने एक बात कही कि लाइट लेनी पड़ती है, और इसको फिलोसफिकल तरीके से कहें या स्ट्रगल के मामले में कहें तो मुंबई जो माया नगरी है, उसमें व्यक्ति अगर अपने लिए लाइट नहीं ले पाता है तो फिर वो अंधेरे में रह जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे उठापटक भी वहाँ पे देखी होगी, क्योंकि 90 के दशक में आप उस माया नगरी में थे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी जा रही थी। हो सकता है कि आपने फिल्मों में उस लेवल पर काम नहीं किया हो या स्ट्रगल किया हो, लेकिन आपको स्टूडियो में जाना, वहाँ पे लोगों का देखना, तो ये जो लाइट लेने का मामला है, जिसको अपन कह सकते हैं, चाहे बटरिंग की बात कहें, चाहे काउ कैचिंग की बात करें, कास्टिंग काउच की बात करें, ये जो चीज़ें जो हो रही थी, वो जो थी उसकी सच्चाई क्या है? आप जब कास्टिंग काउच की बात आती है या बटरिंग की बात आती है, अपन यहाँ बैठे तो गॉसिप पत्र पत्रिकाओं में पढ़ लेते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। वास्तव में जो ये फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि आपका जो अनुभव है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी बता रहे हैं आप। आपको राजकिरण जैसे अनजान व्यक्ति मिले, वीरेंद्र राजदान जी जैसे मिले, ये ऐसे लोग मिले जो यादराम जी जैसे मिले, जिन्होंने आपको यहाँ से लेके चले गए। बिल्कुल। तो आशुतोष राणा जी ने कहा कि चल मेरे साथ में। तो ये बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, और आपके अनुभव देख करके लगता है कि मुंबई का टिकट कटा लेना चाहिए, अभी हम जाएंगे और कल आपको काम मिल जाएगा। नहीं, संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। मैं आपको कहता हूँ हरीश जी, आप दिखने में बहुत अच्छे हो, आपकी भाषा शैली अच्छी है, आप तुरंत निकल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। जी, जी। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। जी। आप किसी के कहने से कि आप खूबसूरत दिख रहे हो, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप बॉम्बे चले जाओ, नहीं, वहाँ हज़ारों लाखों उतरते हैं, और कुछ तो शर्म के मारे आते नहीं, और कुछ आ भी जाते हो वापस। जी। अगर आप टेबल वर्क करके जाते हो, जी। देखो सबसे बड़ी बात है भाषा का ज्ञान। हिंदी और अंग्रेजी तो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए,
जो मैंने भी मात खाई थी उसमें अंग्रेजी जी को लेकर, जी ठीक है, लेकिन मैं एक्टर था, है ना, मैं संभाला अपने आप को। लेकिन नए नए जो भी बच्चे हैं वो जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इतना काम जरूर करें कि भाषा पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप नंबर बनो। तीसरा, आप संगीत के क्षेत्र में जा रहे हो तो ऐसा मत जाइए, थोड़ा वर्क कीजिए, कुछ तो हमें आना चाहिए ना। जी अभिनय के बारे में कुछ तो ज्ञान हो, जी है ना। संगीत में जा रहे हो तो संगीत का ज्ञान होना जरूरी है। केवल आप फिल्मी गाने किसी ट्रैक पे गाते हो और आप सोचते हो मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता सर। जो गुरु लोग बैठे हैं वहाँ पर आप जाओगे ना, देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप कहाँ हैं और जो वहाँ कोरस में गा रहे हैं वो कहाँ है। जी 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 जो कोरस में गा रहे हैं वो कहाँ है बिल्कुल और आप कहाँ हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैंने मेरे अब साला लगते हैं कमल जी को, मैंने वहाँ से जब मैं कश्मीर में था सिपाही की डायरी में, जी जी तो मैंने एक पत्र लिखा था कि वहाँ पर समाचार पत्रों में मेरा नाम छपता था, वाहवाही होती थी, ऑडियंस मुझे खूब, अप्रिशिएट करते थे। हाँ, खूब तालियां बजती थी, वाह राम साहब, वाह राम साहब। और यहाँ जब कैमरे, रे राम साहब क्या कर रहा है, कारण उस समय मेरा थिएटर एक्ट में हावी था, जी जी है जी ना। जी, कोई राम साहब है न कुछ नहीं है, आपका एक्ट ही बोलेगा वहाँ पर। बिल्कुल यहाँ क्या था, हरीश जी मुझे जानते हैं और मैं एक्ट कर रहा हूँ तो हरीश जी के अंदर मेरी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, हरीश जी में महत्वपूर्ण है, राम साहब मेरा मित्र काम कर रहा है और वो बाकी कुछ नहीं देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल जो प्यार है ना वो बोलेगा। वहाँ कौन सा प्यार है, जी वहाँ सब व्यवसायिक काम है। राम साहब क्या है ये, अच्छा हाँ ठीक किया, ओके। कोई पीठ पर थपथपाने नहीं आएगा, कोई समाचार पत्र में छपना नहीं है। यहाँ का जो ग्लैमर प्यार था जी उसमें, उसको लेकर हम चले तो वहाँ पर क्या है, ये लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे, फिर मैं वहाँ नाराज हो जाऊँ, वो क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन पालूँ, फ्रस्ट्रेशन है ना। लेकिन इस चीज़ को प्रभु ने मुझे समझाया कि वो थिएटर मामला अलग था, वहाँ सारे अपने थे, यहाँ सारे व्यवसायिक है। इन आदमियों में अपनापन डालना है तो आपको काम दिखाना पड़ेगा। जी उनमें अगर अपनापन या प्यार लाना है तो ये एक मात्र काम है, आपका अभिनय है, आपकी आवाज़ है, आपका समर्पण भाव है, आप कितने समर्पित होकर अच्छा काम करते हो तो उनमें प्यार जगेगा। फिर देखना, केवल एक काम नहीं, ये आपके लिए 10 जो अगर वहाँ जो स्पॉट बॉय है ना वो भी आपके लिए प्रयास करता है प्रयास कि करता है सर कि इसको आपको कोई इस तरह अच्छा काम करेक्टर मिले। है, हाँ राम साहब को बुलाओ सर वो कर लेगा ऐसा। और ऐसा उनकी हुआ। उनकी जो सिफारिशें होती है, उनकी जो डिजायर होती है वो काम भी कर जाती है। बिल्कुल। मेरा मेकअप मैन थे इकबाल जी, उनके साथ मैंने बहुत काम किया है, उसने मुझे काम बहुत दिलवाया है, कारण मैंने उनको कभी मेकअप मैन समझा ही नहीं। जितने भी स्पॉट बॉय थे ना, मेरे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखता था मैं कि वो लोग हैं जो बैक में काम करने वाले, चाहे लाइट मैन हो, स्पॉट बॉय हो, ड्रेस मैन हो, ये बच्चन साहब को भी ड्रेस पहनाते हैं और मुझे भी पहनाते हैं। इनके लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है ना। जी बच्चन साहब भी उनसे सर करके बात करते हैं, जी लगाते हैं, जी इकबाल जी इधर आइए, अनावश्यक वो किसी को परेशान नहीं करते हैं। और जब उनको परेशान करते हैं ना तब फिर वो कॉपरेट नहीं करते हैं, वो भारी पड़ता है। जी और एक घटना ऐसी भी है लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर। उन्होंने बहुत अच्छा खासा अपने शब्दों में कहूँ तो पर्चा दिया था एक आर्टिस्ट को, अच्छा वो हीरो बनने लगा था, हम्म। ज़बरदस्त पर्चा दिया। फिर मैं उसके पास गया, मैं क्यों कि नहीं साला मेरे सामने हीरो बन रहा है। हाँ नहीं ऐसा होता है। और हाँ। आपने जैसा कि पूरी एक अभिनय में बताया कि भाई सिर्फ हीरो बनने के लिए नहीं, वहाँ पे सब सीखने के लिए आप आओ और करो। हाँ। बीकानेर से बहुत सारे लोग मुंबई माया नगरी की तरफ गए, बिल्कुल। और 90 से लेके अभी तक ये जो एक दौर चला है उसमें तो आप बहुत करीब से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। बीकानेर किस तरह से अपनी पहचान बना पाया मुंबई में, आपको क्या लगता है? देखिए, जाने वालों की संख्या तो बहुत थी, टिके वही जिन्होंने काम किया, जी यहाँ से तैयार होके गए। वही मैंने कहा कि भाषा पे कमांड होना जरूरी, कम से कम 2 भाषाएं तो आपको आनी ही चाहिए। और पेशेंस रखा, धैर्य रखा। सबसे पहले मैं नाम लूँ तो जय नीरज, जय नीरज भाई। है ना, उसने 6 महीने वहाँ पर वेट किया। जी। मैं हमेशा कहता हूँ आप जाते हो तो कम से कम 1 साल भूल जाओ, 1 साल का राशन पानी किराया
आपके पास होना चाहिए रुकने जी के जी लिए, जी इतना धैर्य तो होना चाहिए। आपको समझने भी समय लगेगा, कारण कि आप जैसे बहुत हैं वहाँ पर, उन बहुत में से आपको अलग होकर दिखाना है अपने आप को। जय नीरज के पास तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक विज्ञापन एड फिल्म है। वो टॉप 10 मॉडल में मुंबई में जो बिल्कुल। टॉप 10 मॉडल है विज्ञापन की दुनिया में, वो उसमें उसका नाम है और उसने बहुत अच्छा काम किया है। जी और उसका ध्यान केवल विज्ञापन में, सीरियल भी कर रहा है वो, लेकिन वो उसका जो उसने जो महत्ता दी है वो केवल विज्ञापन को दी है। दीपक भी। दीपक ने कुछ ग्रुप पकड़ ली है और उसने अपनी एक शैली पकड़ ली, जी वो अच्छा चल रहा है और वो आगे भी चलेगा। जी अभी नए बच्चों में अनुराग व्यास गया है वो। जी बिल्कुल हाँ। मैं स्पष्ट हरीश जी को, मुझे उम्मीद नहीं थी उससे। क्या बात है। उसका चेहरा बहुत ग्लैमराइज्ड है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो काम कर पाएगा आगे। मैं भी था, मे भी ये भी है जो 2-4 महीने में वापस आ जाएगा, लेकिन उस बच्चे ने बहुत मेहनत की। और आज जो जो वो सीरियल कर रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो सीरियल उससे मिले और उसका वो जो चरित्र को निभाया है, बहुत बढ़िया निभाया है। जी जी। और आगे भी मुझे उम्मीद है उसको अच्छा काम मिलेगा, और अच्छा काम कर रहा है अभी भी वो। यहाँ से आप एक मुझे क्लू देते हैं, अनुराग जब आप बोलते हैं, हाँ जय नीरज अनुराग से निकला हुआ रंगकर्मी, हाँ, दीपक दीपक भी। अनुराग से निकला हुआ रंगकर्मी, हम्म, और आपका भी जो शुरुआती दौर था वो भी अनुराग कला के अंदर से। बीकानेर का रंगमंच का जो माहौल है उसके अंदर अनुराग की एक बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल। निर्मोही जी ने या पूरा का पूरा उनके जो पूरे परिवार है, जो देवकृष्ण जी का और का जो पूरा परिवार पूरा है। परिवार ये अनुराग में था। आपकी शुरुआत हम्म। क्या अनुराग से हुई या इससे पहले भी कहीं ना कहीं अभिनय करने का जो जिसको अपन कीड़ा कह सकते हैं वो लग हाँ, चुका था? वो लगा। मैं पापा जी का ट्रांसफर बीदासर हो गया था, चूरू जिले में है बीदासर। वहाँ तो स्कूल में कोई वार्षिक उत्सव था, तो वहाँ एक नाटक हो रहा था। जी और मेरे गुरुजी थे मांगीलाल जी यादव, हम्म। वो कोई प्ले कर रहे थे, रंग बदलू। रंग बदलू, हाँ। रंग बदलू, ये कोई अंग्रेजी कहानी उस पर आधारित है, वो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। रिहर्सल देखी तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सर को बोला, सर और रोल तो वहीं कर ले सी, मेरी तरफ कर ले सी। मैं कहा हाँ कर। तो मैं क्या 2-3 दिन से देख रहा था, उनको ऑब्जर्व किया और मैंने कर लिया। अब और रोल तू ही कर सी, ये तू ही कर सी के बाद वो सिलसिला शुरू हुआ। जी तो उसमें मुझे एक स्कूल में हुआ, उसके बाद एक क्लब थी, लॉयन क्लब थी या जी ऐसी, लॉयन एक और है ना ऐसी, हाँ, लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है। रोटरी क्लब थी जी सुजानगढ़ की। तो उसने एक शो करवाया, तो वहाँ जो मोमेंटो थे वो फिक्स थे उनके लिए। उनको पता नहीं था कि नाटक में भी कोई होगा, जी। तो वो खुश होके मुझे पेन दिया। अच्छा। पहला ही ना मुझे वो पेन मिला कि तूने बहुत बढ़िया किया है। जी जी तो सबको पसंद आया। और उसके बाद ये जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर मैं बीकानेर में जोशीवाड़ा में भी जो गणेश उत्सव पर, बिल्कुल वहाँ पारंपरिक भी होता है वहाँ पे। पारंपरिक, वहाँ भी नाटक हुए, वहाँ भी भाग लिया। वहाँ अशोक जी मुझे मिले, तो मैंने कहा मैं अशोक मुझे जोशी। भी, अशोक जोशी जी, जी तो क्या अभी एक नाटक शुरू हो रहा है, तू चल मेरे साथ। चलो, रेलवे क्लब गए। रेलवे हॉल से जस्ट बाहर ही मुझे कुछ लड़कियों की आवाज़ सुनाई दी वहाँ डायलॉग बोलती। मैं कहा छोरियाँ भी है कि मैंने, हाँ। मैं कहा पपच्छे आशा, ठीक है। मतलब इतनी शर्म आ रही थी मुझे, अंदर लड़कियां हैं। तो अपन अभिनय कैसे करें? साल महीने जोश जी की आदत है, चल अब आगे वापस आएंगे कल। जी 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 तो जाके अंदर एक कोने में बैठ गया। तो देवकृष्ण जी के निर्देशन में कोई नाटक हो रहा था, राम सा है वो भी करसी। तो उसमें कोई 2-3 डायलॉग का एक रोल था, क्या देखेंगे ये पढ़ ले। तो वहाँ से मैंने जो राम रची राखा हाँ नाटक था, वहाँ से मैंने शुरुआत की। पहले नाटक में मुझे 3 डायलॉग मिले, सेकंड नाटक में मुझे सेकंड लीड मिल गया था। जी और उसके बाद प्रभु कृपा से लोगों को काम पसंद आया, तो फिर कैरेक्टर अच्छे मिलते गए, फिर काम चलता गया और अभी भी चल रहा है। लोगों का आरोप है कि राम साई जी ने नाटक को अचानक से छोड़ दिया। आपके अंतिम नाटक के रूप में जो बेहतरीन प्रस्तुति के रूप में कहा जाता है वो लखटकिया हाथी माना जाता है, और अम्मा की भूमिका में भी आपको बड़ा याद किया जाता है। लेकिन अभी
आप पर जो आरोप हैं, आपके जो रंगकर्मी मित्र हैं, वो कहते हैं कभी तो ये मसाले बेचने लग जाता है, कभी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने लग जाता है, कभी बच्चों की परवरिश के लिए केंद्र खोल देता है, ये नाटक को टाइम नहीं दे रहा है। और ये इस शिकायत को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं और कितना करते हैं, क्योंकि स्ट्रगल तो आपने किया है, आपने समानांतर रूप से अपनी आजीविका के लिए तो सारे काम किए, लेकिन नाटक छोड़ क्यों दिए, ये एक बड़ा विषय है। उनकी शिकायत सर आंखों पे स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं मेरा पेट बहुत बड़ा है ना। इसको भरने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ता है। सरकार अगर ऐसी व्यवस्था कर देती तो मैं 24 घंटे इसी में रमा रहता, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत से जो रंगकर्मी हैं, जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, अपना काम करते हैं, वो सारे 24 घंटे काम कर सकते हैं। कारण देखिए, नहीं आपको यूं कोई मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि मैं इतना बड़ा रंगकर्मी हूँ, फिल्मों से आया हूँ और मैं मसाले बेच रहा हूँ? देखिए हरीश जी, मेरे ये होता है, जबकि इस तरह का हैंगओवर होता है। बिल्कुल होता है सर। मैंने बहुत सुना है, मुझे दुख भी होता था, लेकिन मैं प्रकट नहीं करता था। मेरे सीरियल ऑन एयर चल रहे थे और मैं मसाले बेच रहा था। मैं मंडी से साइकिल पर धाना मिर्च की बोरी लाता, पिसवाता, फिर घर लेके आता। कुछ जो असमझ होती है वो मुझे ताने भी देते थे, लेकिन मैं परवाह नहीं करता था, मुझे घर चलाना था, और मैं कोई चोरी नहीं कर रहा था। बेशक है ना। और जो कुछ लोग ऐसे ही तो अप्रिशिएट करते हैं मुझे। जी बिल्कुल, है ना। ऐसे शर्म करने से घर नहीं चलता, दुनिया नहीं चलती। बच्चन साहब को भी लोगों ने कहा, जब वो ABCL, बिल्कुल, है ना, क्या क्या आरोप नहीं लगे, लेकिन वो आदमी खरा था, है ना, आज वापस उठ गया, है ना। उसके मन में पाप होता तो कभी नहीं उठता, वो खरा था। तो बातें सबको सुननी पड़ती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप काम कोई भी करो, फिर मैं कहता हूँ इस नाक का ध्यान रखना, ईमानदारी से काम करो। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, है ना। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कलाकार भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अभी आपने राम साई जी को सुना, कभी ये भावुक हो जाते हैं और कभी एक छोटा सा हास्य, एक फुलझड़ी सी आपके सामने छोड़ देते हैं कि ये पेट बड़ा है, पापी पेट का सवाल है। राम साई जी की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जितने भावुक हैं उतने ही अधिक इनको हंसाने की कला आती है। इनके प्रैंक आप देखेंगे, लोगों के बीच में जब ये जाते हैं तो इस तरह से आप अनजान लोगों के बीच में इनको खड़ा कर दीजिए, अनजाना व्यक्ति इनको देख करके ऐसा लगेगा कि ये इसको पहचान रहा है, और उसी वक्त राम साई जी उसके पास से ऐसे निकल जाएंगे कि वो अवाक सा देखता रहेगा कि इस आदमी ने मुझे कहा था या किसी को कहा था। ये जो एक स्मित हास्य है, अचानक से आप एक हंसी का माहौल बना देते हैं। राम साई जी, व्यक्तिगत रूप से बताता हूं मैं कि मुझे आपके साथ सड़क पर चलते हुए डर लगता है। आप चलते ही किसी व्यक्ति को इस तरह से बुला लेते हैं जैसे आपका बहुत ही घनिष्ठ हो, और जैसे ही वो आपके सामने देखता है आपको ऐसा उसे कन्नी काट के निकल जाते हैं कि अब तीसरा जो व्यक्ति खड़ा है ना, उसकी काटो तो खून वाली आदत हो जाती है कि वो क्या करे। ये कहां से लेके आते हैं आप? ये सब ऊपर वाला करवाता है, ये इम्प्रोवाइजेशन है, ड्रामा। इम्प्रोवाइजेशन है या ऑब्जर्वेशन है? दोनों ही समझ लीजिए। मेन क्या है, ये इम्प्रोवाइज, क्योंकि आपका वो शास्त्रीय गीतों पर जो आपका एक प्रस्तुति होती है उसके तो दीवाने हैं बीकानेर में। वो जो ऑब्जर्वेशन आपका है कि लगता है कि शास्त्रीय संगीत का कोई जानकार ही बोल रहा है। देखिए, इसमें अनुभव जी, और आप किसी चीज को कितना ऑब्जर्व करते हो। जी जी। और मेरा मकसद होता है कि लोगों को जो मेरे साथ है वो हंस ले थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं खुद पे भी हंस लेता हूँ, खुद को हंसाता हूँ, दूसरों को भी हंसाता हूँ। और ये जो आदत पता नहीं क्यों लग गई थी, ये जो प्रैंक आजकल चल रहे हैं, वो मैं 90 से गुस्ताखियाँ कर रहा हूँ। ठीक है ना। आप सही कहते हो, लोग मेरे साथ चलते चलते लोग परेशान हो जाते थे। और मेरे जो साथी जयदीप है, वो तो कभी भाई साहब आपने कहा है, बिल्कुल आपने कहा है। जी जी। तो फिर मैं उसका भी जवाब देता हूँ। मैं बस ऐसे पागलपन से जवाब नहीं चलेगा। कल तो कहा है तो आना है, तो आना है। मतलब आपको अगली बार के लिए तैयार होना पड़ता है। नहीं, मैं उसको उसी बात में, नहीं, बात हंसने की नहीं है, इस बात को गंभीरता से लो, और गंभीर हो जाता हूँ मैं। तब वो लगते हैं वापस से आपस में कुछ बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं ना। तो ये सिलसिला चलता रहता है, स्वतः होता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ जी। थिएटर में भी इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ मैं, चलते नाटक में भी वो स्वतः होता है, लेकिन किसी को नीचे या ऊपर करने के लिए नहीं होता है। मैं कैरेक्टर के अनुरूप इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ, है ना। अब एक छोटी सी बात और कहता हूँ, थिएटर में अभिनेता को
सिद्ध करना पड़ता है कि मैं कलाकार हूँ। डायरेक्टर आपको दिशा देता है, करेक्टर के बारे में जानकारी देता है, सब कुछ जैसे चलना है वैसे चलना है ना। इसके बाद आपको भी सिद्ध करना है कि मैं कलाकार हूँ। जी, वो आपके मुंह में आके बैठेगा नहीं कि आपको डायलॉग ऐसे बोलने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आनंद जी के साथ एक नाटक कर रहा था, आनंद वी आचार्य जी। आनंद वी आचार्य जी, उनके साथ एक प्ले कर रहा था। उसका नाम अक्सर भूल जाता हूँ प्ले का। उसमें मुझे एक कॉमेडी था, मेरा रोल पूरा हास्य करेक्टर था मेरा। अब मैं सोच रहा था कि इसमें मैं कैसे अपने आप को दिखाऊं कि मैं एक्टर हूं, मैं तो हास्य ही दिखा रहा हूं। जी, तो मुझे एक जगह अवसर मिला कि जब बेटी घर से निकल जाती है और वापस घर पर आती है, तब बाप के जी में जी आता है। यहाँ मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इमोशन ले सकता हूँ। यहाँ पर मैंने जयपुर में शो कर रहा था, तो वहाँ सेकंड्स में अगर चूक जाते हो ना तो फिर नहीं होता, चूक गया, मैं हट गया, वो मूड लेके नहीं आया। फिर उदयपुर में शो किया, मुझे अवसर मिल गया, मैं बिल्कुल इमोशनल हो गया वहाँ पर कि बेटी जब घर से निकलती है, जब वो वापस आती है, तब एक बाप के जी में जी आता है, सुकून आता है। आंसू भी आ गए थे मेरे उस समय। फिर मुझे वापस अपने कैरेक्टर में आना था, एक झटके में वापस कैरेक्टर में आया। तब ऑडियंस में से किसी ने अरे वाह क्या कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। एक एहसास हुआ कि साला एक्टर है ये। तो एक्टर को एक्टर को दिखाना पड़ेगा खुद को, जी, डायरेक्टर नहीं कहेगा आपको। डायरेक्टर आपको दिशा दे सकता है, डायलॉग ऐसे बोल रहे हैं, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो सब कुछ बता देगा, लेकिन करना तो आपको ही है, करना आप ही को है। अंगुली आप ही की चलेगी, तब वो जो घड़ा है ना वो सेफ लेगा। टीचर तो ये बताएगा घड़ा गोल बनाना है, इसका मुंह इतने इंच का होना चाहिए, इतना गोल होना चाहिए, है ना, हाथ तो आप ही के चलेंगे ना। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनसे निवेदन करूंगा कि स्क्रिप्ट है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, एक एक डायलॉग क्या कह रहा है, एक शब्द किस शब्द पे जोर देना है और क्यों देना है, किन शब्दों का सपाट निकालना है कि वो यहाँ ये जो शब्द है केवल मुझे निकालनी है। जी, ये बातें या तो आप डायरेक्टर से पूछो या खुद महसूस करो, तब आपको बोलने का अंदाज बदल जाएगा। सब समझ आ जाएगा, ये बात है बिल्कुल। और आप ये कहते हैं कि इतना गंभीर होना पड़ेगा और आपको बिल्कुल। सवाल दर सवाल मिलते रहेंगे। लेकिन इसके बीच में आपने एक बात कही थी स्क्रिप्ट की, हम्म। और मेरे को एक बात याद आती है कि आपने अपने शुरुआती दौर में एक बहुत बड़े लेखक की स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ की थी और एंड भी आपने उसका बदलवा दिया थी। लेखक भी बीकानेर के थे, आपकी भूमिका विलन की थी, आप खलनायक थे। आपने जो स्क्रिप्ट थी उसके बाद में जो होने वाला था उसको लेकर के आपने अपने डायरेक्टर को कन्विंस किया और डायरेक्टर मान गए। वो कहानी हम आपसे सुनना चाहते हैं। मैं देखिए इसमें जिक्र नहीं करूँगा कि कौन सी स्क्रिप्ट थी, जी बिल्कुल। कौन राइटर थे। मेरा पहला ही था वो हाँ, सीरियल, तो उसमें जो करेक्टर था वो मेन जो लीड कर रहा है उसकी गोली मारकर मार देता है, वो हत्या कर देता। हत्या। ये कहानी थी वर्षों पुरानी, ये लगभग 60 या 70 दशक की कहानी थी। अब समय बदल गया है, तो मैंने डायरेक्टर साहब से निवेदन किया, मैंने सर अब समय बदला है, अब ये चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगती, जी जी। तो इसमें थोड़ा सा सकारात्मक रुख होना चाहिए। मैंने मार दिया ठीक है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा महसूस करने दो कि मैंने कुछ गलत किया है, ताकि जनता में जो संदेश है ना वो ठीक जाए। और भाई जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं उसका प्रभाव जनता पर बहुत पड़ता है जी। है ना, तो कोई गलत संदेश न जाए। ठीक है, वो कहानी अपनी जगह बिल्कुल सही थी, वो ऐसा हुआ था, लेकिन मैं अब वर्तमान स्थिति में कोई माहौल ख़राब न हो, इसलिए मैं इतना बड़ा था नहीं, मेरा उन्होंने निवेदन स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा स्क्रिप्ट नहीं है, कौन लिखेगा। मैं सर आप कैमरा ऑन कर दो, मैं प्रयास करता हूँ, आपको अच्छा लगे ठीक है। तो ठीक है, नहीं तो शूट तो हो ही चुका है। जी। ये तो मैंने आपसे अलग से निवेदन किया है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो शर्मा जी को कहा कि आप एक फ्रेम बनाओ सोलो। तो लगभग मैंने 3 मिनट तक इम्प्रोवाइज किया और महसूस करवाया कि ये जो हो गया जोश में, ठीक है, ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी पर हक सबका है, जी। पानी को लेकर हाँ, हाँ, मसला था कुछ। तो जैसे ही ख़त्म किया वो आके गले मिला और
वहाँ जो भी साथी थे अपने यूनिट के, सबने तालियां भी बजाई। तब मुझे चैन मिला कि हाँ मैंने ठीक बोला वो है। सीरियल में है अभी भी। है वो अभी बिल्कुल। बिल्कुल एंड ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, सिंगल शॉट है, मिड क्लोज लगा रखा है उन्होंने, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया। काफ़ी अप्रिशिएट किया, और पूरे सीरियल में वो एक एपिसोड था मेरा। बाद में डायरेक्टर को वो अफसोस किया, यार तू मुझे पहला क्यों नहीं मिला। मैं तो मिला तो पहले भी था मैं, लेकिन दिखने में मैं हलवाई जैसा हूँ। लोग मुझे कैटरिंग का काम के लिए बोलते हैं, जब मैं जब कहता हूँ नहीं नहीं साहब मैं तो एक्टर हूँ, जी, अच्छा जी। अच्छा आप एक्टर हो गया। जी जी जी। तो जब देखते हैं तब उनको पता चलता है कि एक्टर है, नहीं था आज भी कहीं चला जाऊं तो वही कहेंगे नहीं नहीं कैटरिंग का काम दे दिया है मैंने किसी कैटरिंग को। का काम दे दिया। तो मैं आजकल जाता भी नहीं हूँ। तो ये राम साई जी थे, जिनसे हमने उनके पूरे सफ़र पर बात की। ये सिर्फ एक राम साई हर्ष नहीं है, ये वो सारी संभावनाएं, सारे सपने, सारे अरमान हैं जो कहीं ना कहीं एक सोच के साथ, एक इच्छा के साथ माया नगरी की तरफ रुक करते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। लेकिन आज हमने जब राम साई जी से बात की तो हमें लगा कि इनके हाथ खाली नहीं हैं, इनके पास अनुभव का खजाना है। ये गए भी अपनी मर्जी से, आए भी अपनी मर्जी से, और आज भी इन्होंने अभिनय का दामन नहीं छोड़ा है। हम ऐसी आशा करते हैं कि राम साई जी लगातार इसी तरह से अभिनय के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। आप हमारे साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद हरीश जी।